जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है ना, उस पे ड्राइवर मोदी जी है। उनकी बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है, बड़ी विचित्र बात है। और मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद कहीं आपको मिल नहीं सकता कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दें। मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद वहां शुरू कर दिया, क्योंकि बेइंसाफी के साथ ये सत्ता चला रहे हैं। किसी को खरीद लो, किसी के घर आप सीबीआई पहुंचा दो। अभी इनको क्या लगा था कि लालू जी वहां बिहार में क्या हो रहा है, ये सोच रहे थे कि भैया वहां तेजस्वी साहब और जेडीयू इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो कुछ पुराना मुकदमा, फिर उसको लालू जी को मुख्यमंत्री छोड़े हुए कितने साल हो गए। अभी इनको याद आया कि उनके घर पे छापा लगेगा। अभी दिल्ली में ही क्या हो रहा है, अभी हिंदुस्तान देखिए, जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है, वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, और जहां भाजपा की सरकार है वो तो रास्ता ही बंद है, वहां तो ये जाता ही नहीं। तो ईडी के हिसाब से, ईडी के नजरिए से हिंदुस्तान का नक्शा एक अजीब नक्शा है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं, जहां सीबीआई जा सकती है, जहां सीबीआई ने जाना नहीं। तो ये एजेंसी किस लिए काम कर रही है? समझ लीजिए कि संविधान एक गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ठीक है ना, उस पे ड्राइवर मोदी जी है। एक पहिया उसका पार्लियामेंट है, वो उनके कब्जे में है। दूसरा पहिया उनका ये इलेक्शन कमीशन है, वो उनके कब्जे में। तीसरा पहिया एग्जीक्यूटिव, वो उनके कब्जे में ही है। चौथा पहिया जुडिशरी, वो कोशिश कर रहे हैं कि कब्जे में आ जाए, ठीक है ना। और वहां जो रेख करने वाला है वो ईडी है और सीबीआई है। तो अगर ड्राइवर सभी पे कब्जा कर लेगा ना, तो गाड़ी जब चलाएगा तो ईडी कहेगा कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ, सीबीआई कहीं भी चले जाओ, किसी के घर भी पहुंच लो। ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये किस किस्म का लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं? कैसा भारत हम बनाएंगे आगे के दिनों में? क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन का? कहां से इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ की हम जो देख रहे हैं ना अदालतों में, वो क्या हो रहा है? आप सीबीआई के कोर्ट में चले जाओ, ईडी की कोर्ट में चले जाओ, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है। न्याय की बात तो छोड़ दो, हम तो लोगों को कहते हैं कि साहब आपको बेल नहीं मिलने वाली। कौन बेल देने वाला आपको? मैं किसी जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि साहब हमें तो बेल नहीं मिलेगी। तो अगर न्यायालय के बारे में लोग ऐसे सोचने लगे तो फिर बचा क्या लोकतंत्र में? बड़ी विचित्र बात है। और मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद कहीं आपको मिल नहीं सकता कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा दें। इलेक्शन से चुन के सरकार बनी, आपने उसको गिरा दी। गवर्नर आपका, स्पीकर आपका, कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं। 8 ऐसी सरकारें हिंदुस्तान में गिराई गई, मेघालय में गिराई गई, मणिपुर में गिराई गई, उत्तराखंड में गिराई गई, मध्य प्रदेश में गिराई गई, अभी महाराष्ट्र में गिराई गई, कर्नाटका में गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश में गिराई गई, गोवा में होने नहीं दी। कभी सुना है ऐसे किसी भी लोकतंत्र देश में कि इलेक्शन के कोई जीत के आए तो आप खरीदो फरोख्त करके सरकारी गिरा दो? ये कौन सा कानून है?
और कोर्ट भी चुप रहते हैं। तो ये राजनीतिक अन्याय नहीं है। तो संविधान ने कहा था कि आपको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, सामाजिक न्याय भी मिलेगा और आपको आर्थिक न्याय भी मिलेगा। ये किस किस्म का राजनीतिक? और भाई वही लोग जो सरकार गिराते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। मतलब कि आप डिफेक्टर भी बनते हो और मंत्री भी बनते हो। ये कौन सा कानून है? आप इस कानून को रद्द क्यों नहीं करते कि जो आदमी डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे मैं कांग्रेस से जीता हूं मैं बीजेपी चले जाऊं या बीजेपी से जीता हूं कांग्रेस में चले जाऊं, तो उसको 5 साल इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसको 5 साल पार्लियामेंट से, असेंबली से बाहर रहना चाहिए। उसको 5 साल ना कोई पब्लिक पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कोई पब्लिक सेक्टर और ना कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। देख लो, अगर मोदी जी ये कर दें, कल से कोई डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके बेइंसाफी इनके रग में दौड़ता है। बेइंसाफी का खून इनके रग में दौड़ता है। मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लव जिहाद वहां शुरू कर दिया, प्रोसेशन शुरू कर दिए और 300 मैरिजेज ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो इंटरफेथ मैरिजेज हैं। तो मैंने आज पता किया कि महाराष्ट्र की संख्या कितनी है, 11 करोड़। 11 करोड़ में से 300 ऐसे उदाहरण हैं जहां इंटरफेथ मैरिजेज हैं, उसको प्रोसेशन पे प्रोसेशन चले जा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए। ये सही नहीं है। हम इंसान हैं पहले, उसके बाद हम इस देश के नागरिक हैं, उसके बाद जो भी हम हैं। हम नहीं चाहते कि किसी देश के नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भी अन्याय हो। अगर होगा तो मैं और विवेक जी खड़े होंगे उन लोगों के लिए। मतलब कि एक पीएचडी पीएन की नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, पीएचडी, एक एमबीए ड्राइवर बनना चाहता है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। किस किस्म के हम एजुकेटेड क्लास प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नौकरियों की तलाश है, वो पीएन और ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। और हम कहते हैं कि हमारे युवा की इतनी संख्या है कि भारत आगे बढ़ेगा। कहां से भारत आगे बढ़ेगा? आप कहते हो कि साहब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है बड़ी अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 है। अरे जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.3 है, बट आपकी बताइए टोटल जीडीपी है कितनी? $3.5 ट्रिलियन। और मालूम यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी जीडीपी है? $23 ट्रिलियन। कहां की आप बात कर रहे हो? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,000 है, मतलब 1,60,000 रुपया सालाना। 1,60,000 रुपया सालाना मतलब कि वही 12,000 रुपया, 15,000 रुपया सालाना। 15,000 रुपया सालाना मतलब कितने हजार महीने का पर कैपिटा इनकम? वो कहां से गुजारा करेगा आपको? तो आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय। अभी देखो वहाँ बिहार में क्या हुआ, सीवन में क्या हुआ, आज की खबर। वहाँ कुछ लोगों को लिंच किया गया क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि ये कुछ ऐसी चीज़ ऐसी पदार्थ ले जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया गया। उधर हरियाणा में क्या हुआ, पुलिसकर्मी, कहते हैं पुलिसकर्मी उनसे मिल गए, आरोपियों से मिल गए, 2 लोगों को जला दिया गया। यूनिवर्सिटी में लोग हिंसा करने चले आए। वो यूनिवर्सिटी में ये काम होने वाला है कि लोग अब यूनिवर्सिटीज में हिंसा किया करेंगे, स्टूडेंट्स को यूएपीए में आप बंद करेंगे? आप क्या कर रहे हो? पत्रकारों के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू कर रहे हो, उनको बंद कर रहे हो, यूएपीए में बंद कर रहे हो। आर्टिस्ट के खिलाफ, लेक्चरर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दो। संविधान तुम्हारा ये नहीं कहता। और जहां तक न्यायाधीशों का, न्यायालय का सवाल है, मेरा एक और सुझाव है और ये मेरा मानना है कि
प्रधानमंत्री जी हमारे सुनेंगे, वो ये है कि इस देश में 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। 4 कोर्ट ऑफ अपील होने चाहिए। एक अरुणाचल प्रदेश से या केरला से या कहीं दूर दराज से, वो कहां दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता, उसके पास साधन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपने दिल्ली में बैठा दिया। हर हिंदुस्तान को 4 रीजन में बांटो, हर कोर्ट में फाइनल कोर्ट, हर कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हर रीजन में हो, ताकि अगला जा सके। इस कल के भारत की बात करो, और यहां कोर्ट केवल 13 जजेस का कोर्ट होना चाहिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कोई इश्यू संविधान का हो तो यहां आ जाए, और कुछ नहीं। और ये जो मामला चल रहा है कि लॉ मिनिस्टर कहता है कि हम फैसला करेंगे कौन जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यही संघर्ष चल रहा है, यही झगड़ा चल रहा है कि सरकार कहती है हमारा फैसला होगा फाइनल, और जजेस कहते हैं नहीं, हमारी कॉलेजियम डिसाइड करेगा। अब दोनों में बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार को होना नहीं चाहिए, उनका फैसला फाइनल फैसला नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से कॉलेजियम चल रहा है मैं सोचता हूं कि वहां भी सही नहीं है। तो एक नई सोच के साथ एक नया सिस्टम, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दिन कुछ ऐसा काम किया जाए, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जाए ताकि एक नई सोच के साथ, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ भारत आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता, हम देखिए कोई भी शासन हो, चाहे मोदी जी हो चाहे गौर हो, ऐसी बात नहीं कि कुछ बातें हुई नहीं, हुई हैं, अच्छी बातें भी हुई हैं। हर नल में जल अच्छा प्रोग्राम है, डिजिटलाइजेशन भी अच्छा प्रोग्राम है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। कुछ और भी अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन ये प्रोग्राम, एक तो इनकी गति थोड़ी कम है, बट वो छोड़ो बात। जो असली बुनियादी हमारे समस्याएं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। वो चुनौती मैंने आपके सामने रख दी। तो जब तक उन चुनौतियों का हम सामना नहीं करेंगे और जब तक शासन उनके बारे में नहीं सोचेगा, अभी देखिए